हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। हम लोग बायोमोलिक्यूल्स को स्टडी कर रहे थे। आज हम बायोमोलिक्यूल्स के अंदर पढ़ेंगे न्यूक्लिक एसिड को बेसिकली। तो न्यूक्लिक एसिड को पढ़ने से पहले हम लोग ये जानते हैं कि आपको पता है जैसे कि जो न्यू जनरेशन होती है वो अपने एंसेस्टर से इन डिफरेंट वेज से सिमिलर होती है, अप्रोक्सीमेटली उसके साथ क्या करते हैं, रिजेंबल करती है। यानी कि जो भी एक नई जनरेशन होती है वो अपने पूर्वजों से काफ़ी हद तक मिलती जुलती होती है। वही दो हाथ होना, दो पैर होना, दो आंखें होना, बॉडी स्ट्रक्चर वो का वो सेम होना। क्लियर है? तो क्या है, अप्रोक्सीमेटली सिमिलर होते हैं एंसेस्टर और उसकी जो जनरेशन होती है वो वाली। अब बेसिकली ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है कि देर आर ए सम पार्टिकल्स विच ट्रांसफर फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन। यानी कुछ पार्टिकल्स है, कुछ ऐसी चीज है और बेसिकली वो न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होती है जो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन के अंदर ट्रांसफर होती है बेसिकली। अब जो ट्रांसफर हो रही है चीजें उन्हें बोलते हैं हेरिडिटी फैक्टर्स। क्लियर है? या हेरिडिटी करेक्टर्स। तो हेरिडिटी करेक्टर्स जो बेसिकली ट्रांसफर होते हैं वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन, वो ड्यू टू प्रेजेंसी ऑफ क्रोमोसोम इनसाइड द न्यूक्लियस। तो एक जो सेल होता है उसका जो न्यूक्लियस होता है उसके अंदर क्या होता है बेटा, क्रोमोसोम्स होते हैं बेसिकली। क्लियर है? उनके कारण क्या होता है, आपका जो कैरेक्टरिस्टिक है वो एक से दूसरे के अंदर ट्रांसफर होते हैं। एक्चुअली में क्रोमोसोम्स जो वो ट्रांसफर होते हैं एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन के अंदर। दैट्स वाई क्या हो जाता है, जो ऑफस्प्रिंग है वो सिमिलर होती है एज लाइक दैट ऑफ देयर पेरेंट्स। तो यहां पर वो कह रहा है कि जो क्रोमोसोम्स होते हैं बेसिकली वो दो चीजों से मिलकर के बने हुए होते हैं, एक प्रोटीन और दूसरा न्यूक्लिक एसिड्स। क्लियर है? किस किस से मिलकर बने होते हैं बेटा? प्रोटीन्स और न्यूक्लिक एसिड से। न्यूक्लिक एसिड कौन कौन से होते हैं जनरली? डीएनए और आरएनए बेटा। डीएनए और आरएनए की फुल फॉर्म क्या है आप लोगों ने पढ़ रखी होगी सेम 10th क्लास के अंदर, और बायोलॉजी वाले स्टूडेंट्स को तो वो अच्छे से आता होगा, मेडिकल स्टूडेंट्स को तो। डीएनए डीऑक्सी न्यूक्लिक एसिड और आरएनए क्या होता है? राइबोज न्यूक्लिक एसिड। तो बेसिकली न्यूक्लिक एसिड क्या होता है? एक्चुअली में ये भी एक क्या है, बायोपॉलीमर है। बायोपॉलीमर का मतलब क्या होता है? द पॉलीमर प्रेजेंट इनसाइड द लिविंग बींग्स। क्लियर है? लिविंग थिंग्स के अंदर जो पॉलीमर प्रेजेंट होता है, दैट्स वाई इसको क्या बोलते हैं, बायो पॉलीमर कहते हैं। जो बेसिकली ये है, इन्हें पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स भी बोलते हैं न्यूक्लिक एसिड को। क्या बोलते हैं न्यूक्लिक एसिड को? पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स। पॉलीन्यूक्लियोटाइड क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसके अंदर मैनी नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, तो एक दूसरे से बॉन्डेड होते हैं और अटैच होकर के एक आपका न्यूक्लिक एसिड को कंस्ट्रक्ट करते हैं। तो यहां पर एक टर्म आई है हमारी, न्यूक्लियोटाइड। तो न्यूक्लियोटाइड्स क्या होता है? न्यूक्लियोटाइड जनरली तीन चीजों से मिलकर बनता है। क्लियर है? इसके तीन कंपोनेंट्स होते हैं बेसिकली। एक तो होता है बेटा नाइट्रोजन बेस, ओके। दूसरा होता है फॉस्फोरिक एसिड, और जो तीसरा होता है मेन, वो होता है बेटा आपका इसके अंदर शुगर मिलेगा आपको। क्लियर है? तो न्यूक्लियोटाइड है वो तीन चीजों से मिलकर बनी होती है, एक शुगर, एक फॉस्फोरिक एसिड और एक बेस। और किस प्रकार से होता है ये? बीच में यहां कहीं पे शुगर होती है, ओके, और इसके साथ यहां पर क्या अटैच होगा, यहां पे लगा लो बेस अटैच होता है, और एक साइड पर क्या होता है आपका, दूसरी टर्मिनल के ऊपर फॉस्फोरिक एसिड अटैच होएगा बेसिकली। तो ऑक्सीजन के थ्रू से डबल बॉन्डेड ओ एच और ओ एच, ये होता है आपका एक न्यूक्लियोटाइड। जब फर्दर बॉन्डिंग करने हो तो यहां से बॉन्डिंग करेगा आपका शुगर, ओके, या फिर वो यहां से करेगा। क्लियर है मेरी बात? तो जो अब शुगर है, शुगर वो बेसिकली आगे दो प्रकार की होती है हमारी, ठीक है? या फिर चलो एक बार शुगर पे आने से पहले हम लोग न्यूक्लिक एसिड की कंपोजिशन के बारे में पढ़ लेते हैं। तो न्यूक्लिक एसिड मैंने बता दिया तीन चीजों से मिलकर बना हुआ है आपका जो न्यूक्लिक एसिड है बेसिकली। सॉरी, दो चीजें होती है न्यूक्लिक एसिड में, डीएनए और आरएनए। और जो डीएनए और आरएनए है वो डिफरेंट डिफरेंट कंपाउंड से बनते हैं बेसिकली। एक उनके अंदर शुगर होती है, और शुगर भी कौन सी होती है? पेंटोज शुगर। कौन सी होती है बेटा? पेंटोज शुगर, जो हमने पीछे करी थी ना, फ्रक्टोज वाली, फ्यूरानोज वाली, लाइक दैट ऑफ पैरानोज, यानी कि जो पेंटागन की फॉर्म में होगी शुगर। क्लियर है? वो वाली होती है। एक नाइट्रोजन बेस होता है, एक फॉस्फोरिक एसिड होता है। तो मैं यहां पर अगर आपको शुगर के ऊपर आऊं तो शुगर यहां पर दो प्रकार की मिलेगी, एक डीऑक्सीराइबोज शुगर और एक राइबोज शुगर। एक डीऑक्सीराइबोज शुगर और दूसरी कौन सी होगी आपकी? राइबोज शुगर बेसिकली। डीऑक्सी और दोनों बीटा शुगर होंगी। क्या होंगी बेटा? बीटा शुगर होगी। अगर मैं शुगर की स्ट्रक्चर बनाने जाऊं बेटा, तो पेंटागन बोला है उसने कि पेंटागन होगी वो, ये लीजिए पेंटागन, पेंटागन बना दी मैंने।
ओके, फ्रक्टोज की स्ट्रक्चर को याद रखिए बस, और कुछ नहीं याद रखना बेटा आपको। फ्रक्टोज में यहाँ OH लगा दो, यहाँ H लगा दो, यहाँ फिर क्या आएगा H और OH आ जाएगा बेसिकली मेरा। क्लियर है मेरी बात यहाँ तक? इस पोजीशन पर फिर क्या आएगा बेटा, H आ जाएगा और OH आ जाएगा। यहां पर फिर क्या आ जाएगा आपका CH2OH वाला ग्रुप आ जाएगा आपका। ओके, और यहां पर क्या आ जाएगी, हाइड्रोजन। ये क्या है, एक पेंटोज शुगर है, और पेंटोज शुगर में भी ये कौन सी है बेटा, बीटा राइबोज शुगर है ये। क्लियर है, बीटा इसलिए क्योंकि C1 का कार्बन का जो OH है वो कहां पर है बेटा, लेफ्ट साइड में, दैट्स वाई ये बीटा है। पिछले वाले स्ट्रक्चर को थोड़ा रिमेंबर करिएगा। ओके, ये है राइबोज शुगर, और एक होती है डीऑक्सी राइबोज शुगर। डीऑक्सी का मतलब एक हाइड्रोक्सी ग्रुप नहीं होता उसके अंदर, और कौन सा नहीं होता जनरली, 2 नंबर कार्बन पे जो होता है, यानी कि यहां वाला जो डीऑक्सी राइबोज शुगर होगी उसके अंदर क्या होगा बेटा, यहां पर OH नहीं होकर के क्या आ जाएगा, H आ जाएगा यहां पर ओनली। क्लियर है, उसकी स्ट्रक्चर आपकी ये वाली हो जाएगी सेम। उसके बाद मैं बेस के ऊपर आता हूं, तो जनरली यहां पर मैं आपको 2 तरह के बेस पढ़ाऊंगा, एक प्यूरिन्स और एक पिरिमिडिन्स के अंदर। प्यूरिन्स के अंदर कौन से बेस आएंगे बेसिकली, प्यूरिन्स के अंदर 2 बेस आएंगे आगे फर्दर। अभी मैंने बेस क्या कहा, 2 प्रकार के बेस होते हैं बेटा, एक प्यूरिन्स और एक पिरिमिडिन्स। क्लियर है, अब प्यूरिन्स और पिरिमिडाइंस क्या होता है बेसिकली आपका, तो इसके अंदर जो आपकी प्यूरिन्स है, प्यूरिन 2 प्रकार के होते हैं, एडेनिन और गुआनिन, और इसके अंदर क्या होता है, साइटोसिन, थाइमिन और यूरासिल, ये 3 होते हैं पिरिमिडिन्स। क्लियर है, और 2 क्या होते हैं, प्यूरिन्स होते हैं मेरे। प्यूरिन कौन से, एडेनिन और गुआनिन। पिरिमिडिन कौन से होते हैं, साइटोसिन, थाइमिन और यूरासिल। क्लियर है, जनरली क्या होते हैं, एक किसी भी आरएनए या डीएनए के अंदर सिर्फ 4 ही होंगे, ये आपके जो बेस होंगे। ये दोनों तो हर एक आरएनए और डीएनए के अंदर होंगे आपके। जब ये दोनों इनके साथ में होंगे, ये दोनों C और T है, क्लियर है, तो वो क्या कहलाएगा आपका, डीएनए। और अगर थाइमीन की जगह यूरासिल आ जाए, क्लियर है, थाइमीन की जगह सिर्फ क्या आ जाए, यूरासिल, थाइमीन नहीं होगा, फिर थाइमीन की प्लेस के ऊपर क्या आ जाएगा, यूरासिल आ जाएगा। तो यूरासिल जनरली कहां पर आएगा, डीएनए बनाएगा बेसिकली आपका। जनरली तो डीएनए में होता है, कई बार आरएनए में होता है यूरासिल। किस में होता है बेटा, आरएनए के अंदर होता है। क्लियर है मेरी बात यहाँ पर? ओके, तो मैंने क्या कहा अभी आपको कि प्यूरिन्स और पिरिमिडिन्स होते हैं। प्यूरिन्स एडेनिन और गुआनिन, और पिरिमिडिन क्या होते हैं, साइटोसिन, थाइमिन और यूरासिल। जनरली इनकी स्ट्रक्चर आपकी बुक के अंदर दे रखी है, थोड़ा ध्यान से उसको स्टडी कर लीजिएगा। ओके, उसके बाद आते हैं हम लोग न्यूक्लियोटाइड, जैसे मैंने अभी आपको बात बताई है। क्लियर है, तो न्यूक्लियोटाइड में जनरली क्या है आपका, यहाँ पर न्यूक्लियोटाइड 3 चीजों से मिलकर बना हुआ है, बेस, फॉस्फोरिक एसिड और शुगर से। एक और होती है चीज जिसे बोलते हैं आप लोग न्यूक्लियोसाइड्स। याद रखना, न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोसाइड में क्या है, स्पेलिंग लगभग सिमिलर सी है। न्यूक्लियो जो साइड है बेसिकली बेटा, वो 2 चीजों से मिलकर बना होता है। एक उसके अंदर बेस होती है हमारी, और दूसरा क्या मिलेगा बेटा, उसके अंदर आपको शुगर मिलेगी। क्लियर है, एक नाइट्रोजिनस बेस होगा और दूसरी क्या होती है बेटा, ओनली शुगर होती है। तो न्यूक्लियोसाइड में सिर्फ बेस और शुगर होता है, न्यूक्लियोटाइड में बेस, फॉस्फोरिक एसिड और शुगर, तीनों चीजें आपको वहां पर प्रेजेंट होंगी। उसके बाद आते हैं हम लोग स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लिक एसिड। क्लियर है, स्ट्रक्चर के ऊपर, स्ट्रक्चर जो न्यूक्लिक एसिड की है वो 2 प्रकार की है, एक प्राइमरी स्ट्रक्चर, एक सेकेंडरी स्ट्रक्चर। सबसे पहले हम लोग प्राइमरी स्ट्रक्चर को स्टडी कर लेते हैं। और न्यूक्लिक एसिड्स के अंदर बेसिकली क्या है, न्यूक्लियोटाइड ही है बेटा। क्लियर है, बेस, फॉस्फोरिक एसिड, बेस और शुगर जनरली। क्लियर है, अब ये बेस एक्चुअली में जो बेस होता है वो कहां पर अटैच होता है बेसिकली बेटा, वो यहां पर C1 के ऊपर अटैच होता है। यहां मैं बेस को B से रिप्रेजेंट कर रहा हूं जस्ट, या चलो बेस ही लिख देता हूं मैं। ओके, यहां पर मेरा बेस अटैच होता है, और जो ये मेरा फॉस्फोरिक एसिड ग्रुप है वो जनरली अटैच होता है C3 कार्बन के ऊपर। किसके ऊपर बेटा, C3 कार्बन के ऊपर, पेंटोज शुगर की यहां कहीं पर अटैच होगा वो। ये फॉस्फोरस, यहां पर फर्दर O नेगेटिव, एक साइड पे डबल बॉन्डेड O आ जाएगा मेरा, यहां पर भी नेगेटिव। क्लियर है, तो यहां पर लिंकेज होगी। अब ये एक क्या हो गया मेरा बेटा, न्यूक्लियोटाइड हो गया। यहां पर बेस प्रेजेंट है,
यहाँ पर मेरा फॉस्फोरिक एसिड प्रेजेंट हो गया, बीच में ये मेरी शुगर है। अब यहाँ पर बॉन्डिंग प्राइमरी स्ट्रक्चर में क्या होगा, एक लीनियर स्ट्रक्चर बन जाएगी जस्ट, क्लियर है, यानी कि एक और ऐसा ही मॉलिक्यूल यहाँ पर आकर के अटैच हो जाएगा। ओके, और उसमें क्या होगा, दूसरा जो मॉलिक्यूल होएगा बेटा, उसका ये जो CH2OH होएगा, उसका जो OH वाला बॉन्ड है वो यहां पर अटैच हो जाएगा जनरली, क्लियर है। बेसिकली तो यहां पर क्या होता है बेटा, OH होता है फॉस्फोरिक एसिड में। ओके, इसका जो ये OH है वो यहां पर बॉन्डिंग कर लेगा, ये OH और ये OH हाइड्रोलाइज हो जाएंगे, वाटर मॉलिक्यूल यहां से निकल जाएगा मेरा बेसिकली, और यहां पर बॉन्डिंग हो जाएगी दूसरे आपके न्यूक्लियोटाइड मॉलिक्यूल की। ओके, तो एक्चुअली में क्या हो रही है, C3 के ऊपर जो फॉस्फोरिक एसिड प्रेजेंट है वो एक न्यूक्लियोटाइड का, और दूसरे न्यूक्लियोटाइड का जो C5 कार्बन है उसका OH, इन दोनों की आपस में क्या होती है, बॉन्डिंग होती है, और इस प्रकार से एक लॉन्ग चेन आपकी एस्टेब्लिश्ड हो जाती है जनरली। क्लियर है मेरी बात यहां तक, ये है प्राइमरी स्ट्रक्चर। उसके बाद हम लोग सेकेंडरी स्ट्रक्चर के ऊपर आते हैं। सेकेंडरी स्ट्रक्चर बेसिकली क्या, थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स है, हल्की सी बस, ठीक है, ज्यादा फर्क नहीं है उसके अंदर। ये मैंने जो स्ट्रक्चर बनाई थी डीएनए की बनाई थी बेटा, क्योंकि डीएनए के अंदर डीऑक्सी राइबोज शुगर होती है बेसिकली, डीऑक्सी राइबोज, तो यहां पर H नहीं था, सॉरी OH नहीं था, यहाँ H है। अगर OH होता तो वो RNA के लिए बन जाती स्ट्रक्चर। क्लियर है मेरी बात यहां तक, वेरी गुड। उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं सेकेंडरी स्ट्रक्चर को जर्नली। अब सेकेंडरी स्ट्रक्चर में क्या होगा, सेकेंडरी स्ट्रक्चर में एक हेलिक्स फॉर्म बनेगी, कुछ इस प्रकार से। अब मैंने आपको दो तो बताए थे प्यूरिन्स, कौन कौन से, एडेनिन और गुआनिन, क्लियर है। और उसके बाद अगर मैं डीएनए की स्ट्रक्चर को डिस्कस कर रहा हूं यहां पर अभी के लिए, ओके बेटा, डीएनए की सेकेंडरी स्ट्रक्चर पढ़ा रहा हूं आपको न्यूक्लिक एसिड की। और दूसरा क्या होता है, थायमीन, और यहां पर हम लोग लिख देते हैं साइटोसिन। ओके, तो जो डीएनए होगा उसके अंदर क्या होएगा, ये एक चेन होएगी हेलिकल फॉर्म के अंदर, और दोनों चेन एक दूसरे के साथ कोइल्ड होंगी, क्लियर है, एक दूसरे को हेलिक्स फॉर्म के अंदर मिलेगी ये। और एक का एडेनिन दूसरे चेन की थायमीन के साथ डबल बॉन्ड बनाएगा, हाइड्रोजन बॉन्ड होगा इनके बीच में, और एक का साइटोसिन दूसरे के ग्वानिन के साथ क्या बना लेगा, आपका ट्रिपल बॉन्डिंग, हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो कर जाएगा। याद रखिएगा बेटा इस बात को, एडेनिन थायमीन के साथ अटैच होगा बाय डबल बॉन्ड के साथ, हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, ये डबल बॉन्ड होगा इसके बीच में। और यहां पर क्या होगा, साइटोसिन और ग्वानिन अटैच होगी ट्रिपल बॉन्ड के साथ। ओके, कभी भी बेटा इसको इसके साथ मत जोड़ देना और इसको इसके साथ मत जोड़ देना, ऐसा नहीं हो सकता है, क्लियर। ऐसा हो गया तो डीएनए जो आपका डीनेचर्ड हो जाएगा, उस डीएनए के अंदर डिफेक्ट आ जाएगा, और ऐसा ही होने से क्या एक्चुअली में डिजीज क्रिएट होती है। तो ये लाइक दैट ऑफ ऐसी कुछ स्ट्रक्चर होगी बेटा आपकी डीएनए की, क्लियर है। और एक और खास बात इसके अंदर ये है कि जितना हम, एक होता है चार्ज ऑफ रूल होता है, एक क्या होता है बेटा, चार्ज ऑफ रूल। चार्ज ऑफ रूल क्या कहता है कि जितना अमाउंट ऑफ एडेनिन होगा उतना ही अमाउंट ऑफ थायमीन होगा, क्लियर है, एक डीएनए के अंदर, और जितना अमाउंट ऑफ ग्वानिन होगा उतना ही अमाउंट ऑफ क्या होगा आपका साइटोसिन भी होगा, क्योंकि आपस में अगर ये अटैच हो रहे हैं पूरे पूरे तो इनका अमाउंट ऑफ कोर्स सेम मिलेगा, कोई प्रॉब्लम हो ही नहीं सकती। या फिर ये कह लो कि इन दोनों का अमाउंट A+G का अमाउंट और T+C का अमाउंट क्या होता है, एक दूसरे के इक्वल होता है। या तो ये कह लो कि इसका अमाउंट इसके बराबर होगा और ये भी जितना होगा उतना ही ये अमाउंट के अंदर प्रेजेंट होगा एक डीएनए के अंदर। या फिर इन दोनों के सम की बात कर लो, इसे क्या बोलते हैं, बेसिकली चार्ज ऑफ रूल कहते होते हैं हम लोग, क्लियर है। और जो एक स्ट्रक्चर होती है बेसिकली, अगर मैं यहाँ पे थोड़ी स्ट्रक्चर को कंप्लीट कर देता हूँ आगे चल करके, तो यहाँ से लेकर के, क्लियर है, इस जो ये एक हेलिक्स बनेगी यहाँ पर, उसकी हाफ से लेकर के, एक ये बीच वाला छोड़ दो, उसके हाफ से लेकर के यहाँ पे एक टर्न कहते हैं कि एक टर्न पूरा हो गया है, क्लियर है। और जो ये एक टर्न होता है इसका डिस्टेंस होता है 3.4 नैनोमीटर। कितना होता है बेटा, 3.4 नैनोमीटर, क्लियर है। और एडेनिन और ग्वानिन इन दोनों के बीच का डिफरेंस होता है 0.34 नैनोमीटर, क्लियर है मेरी बात यहां तक, ओके। उसके बाद आता है बायोलॉजिकल फंक्शन ऑफ न्यूक्लिक एसिड, कि न्यूक्लिक एसिड का बायोलॉजिकल फंक्शन क्या है। दो फंक्शन है न्यूक्लिक एसिड्स के, जो आरएनए डीएनए होते हैं आपके, जो न्यूक्लिक एसिड यही पढ़े हमने, आरएनए डीएनए, इनके बेसिकली बेटा दो बायोलॉजिकल फंक्शन होते हैं, क्लियर है। एक कौन सा होता है, रेप्लिकेशन करना, और दूसरा क्या होता है, प्रोटीन सिंथेसिस करना।
अब रेप्लिकेशन बायोलॉजिकल BS सॉरी +2 मेडिकल वाले बच्चों को तो इसका पता होगा, क्लियर है कि रेप्लिकेशन क्या होता है, द प्रोसेस इन विच ए सिंगल DNA मॉलिक्यूल प्रोड्यूस 2 आइडेंटिकल कॉपीज ऑफ इटसेल्फ इज कॉल्ड सेल डिवीजन, या फिर इसको क्या बोलते हैं, रेप्लिकेशन बोलते हैं। यानी कि जब एक DNA अपनी जैसी 2 अलग कॉपियां बना ले, क्लियर है, जब एक DNA से मतलब 2 DNA बन गए तो बेसिकली क्या कहलाएगा, DNA रेप्लिकेशन। यानी कि DNA से DNA के बनने को क्या बोलते हैं, रेप्लिकेशन बोलते हैं। क्लियर है बेटा, प्रोडक्शन ऑफ ए DNA फ्रॉम ए पेरेंट DNA इज कॉल्ड रेप्लिकेशन। और ये बनता कब है बेटा, बेसिकली माइटोसिस डिवीजन के दौरान। ओके है मेरी बात यहाँ तक। होता कुछ नहीं है बेटा, यहाँ कहीं से हाइड्रोजन बॉन्डिंग टूट जाती है, कहीं से भी, क्लियर है, कहीं से भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग टूट जाएगी और ये मॉलिक्यूल जो है वो क्या हो जाएगा, अनकोइल्ड हो जाएगी स्ट्रक्चर। क्या हो जाएगी बेटा, अनकोइल्ड हो जाएगी स्ट्रक्चर। उसके बाद ये टेम्पलेट अलग हो जाएगा, ये टेम्पलेट अलग हो जाएगा, फिर जो RNA है वो यहाँ पर सिंथेसिस करेगा आपका, क्लियर है। इस प्रकार से एक और नया DNA यहाँ ऐसे बनने लग जाएगा, बॉन्डिंग स्टार्ट हो जाएगी ऐसे करके, क्लियर है मेरी बात। चलो ये तो बायोलॉजिकल वाले बच्चों के लिए है, उनके अच्छे से आता है प्रोसेस। उसके बाद प्रोटीन सिंथेसिस, यस बिल्कुल ऑफ कोर्स, न्यूक्लिक एसिड जो है वो प्रोटीन सिंथेसिस भी करता है। और ये मेन बात ये है कि आपने पढ़ा होगा बायोलॉजी वाले बच्चों ने कि जो प्रोटीन है वो बेसिकली RNA बनाता है, लेकिन प्रोटीन भी बेटा DNA ही बनाता है एक्चुअली में, क्योंकि RNA को नहीं पता कि प्रोटीन बनाना है या नहीं बनाना। हाँ, प्रोटीन बनाने के लिए जो कंपोनेंट्स चाहिए, जो चीज़ें चाहिए वो जरूर प्रोवाइड करवाता है, कौन, RNA। लेकिन एक्चुअली में कि कैसा प्रोटीन बनाना है उसकी जो कोडिंग है वो एक्चुअली DNA ही तय करता है, DNA ही फिक्स करता है, या फिर कह लीजिए कि जो प्रोटीन सिंथेसिस की कोडिंग है वो DNA के अंदर ही प्रेजेंट होती है। दैट्स वाई DNA कमांड करेगा RNA को कि प्रोटीन किस तरह से बनाना है, कैसा प्रोटीन बनाना है। क्लियर है मेरी बात यहाँ तक। उसके बाद RNA और DNA में डिफ्रेंशिएट दे रखे हैं, वो थोड़े पढ़ लेना। ओके, तो तब तक के लिए, आज के लिए इतना इनफ है। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, हैव ए नाइस डे।